एनटीपीसी की परीक्षा में आप गणित में 35 में से 35 क्वेश्चन कर पाओ, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने भरपूर प्रैक्टिस की हो और आपको ये मालूम हो कि प्रश्न किस तरह से आए थे या किस तरह से आएंगे। जिस तरह से आए थे ज़रूरी नहीं कि उसी तरह आएँ, क्योंकि पैटर्न बदल रहा है। 4 सालों के अंतराल में परीक्षा के स्तर में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होना निश्चित है। इसलिए ये रैंकर बैच एनटीपीसी और ग्रुप डी 2020 के लिए 15 दिसंबर से शुरू होने वाले एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके साथ साथ और क्या होगा, संभावित प्रश्नों की चर्चा होगी। जैसे कि अभी बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं तो उनमें किस तरह के नए सवाल आ रहे हैं, जैसे कि उनके साथ डाटा के साथ खेला जा रहा है, डाटा को थोड़ा क्रिटिकल बनाया जा रहा है, टाइम टेकिंग बनाया जा रहा है। तो जो नए सवाल हैं उनकी मैं इसको कैसे शुरू करूँगा ये देख लेना। चैप्टर वाइज मैं इसको शुरू करूँगा। कैसे? चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। चैप्टर वाइज आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जिसको मैं यहीं पे सॉल्व कराऊंगा। अभी पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगी क्योंकि उस पर काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, चैप्टर वाइज सवाल कराऊंगा। पहले आपको हल्की सी बेसिक्स बताऊंगा और मैं इसे उम्मीद करता हूं कि मैथ्स आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा। वैसे भी अगर नहीं पढ़ रखा है तो 100 दिनों में पढ़ना और उसके साथ अभ्यास करना एक कठिन काम है, क्योंकि सिर्फ मैथ पेपर में नहीं आएगी, और भी सब्जेक्ट्स आने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब जैसे कि इसका नोटिफिकेशन 1 साल पहले से आया है तो आपको अभी तक थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी थी। तो ये सिर्फ रैंकर बैच है। पहले मैं सवाल चैप्टर का बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सवालों की। प्रश्नों के स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी उनके स्तर में, जैसा कि पहले आसान सवाल होंगे, फिर कठिन सवाल आते जाएंगे, फिर डाटा के साथ खेलना होगा। तो ये सबके लिए उतना ही लाभदायक है। सबसे पहले मैं इसके कुछ बेसिक्स को बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक्स को। साधारण ब्याज के, साधारण ब्याज है जैसे कोई राशि हम देते हैं 10%, 20% या 25% किसी एक ब्याज पर। ब्याज दो तरह की होती हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो हर साल उसी रेट पर लगती चली जाती है और उसकी गणना हमेशा ही मूलधन पर की जाती है। किस पर की जाती है? मूलधन पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रति वर्ष के अंत में जो मूलधन होता है या प्रति निश्चित समय के अंतराल में, जैसे 3 महीने 6 महीने के समय में भी जो अंतिम धनराशि होती है, यानी कि मूलधन और ब्याज को जोड़कर, उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब एक सीधे कॉन्सेप्ट से समझो कि 100 रुपये अगर मैं आपसे 10% वार्षिक दर से उधार लेता हूँ, वार्षिक का मतलब 12 महीनों की दर है, और 1 साल के लिए लेता हूँ, यानी कि 100 रुपये पर मैं 10% यानी कि 10 रुपये आपको ब्याज चुकाऊंगा। जब मैं लास्ट में आपको 1 साल के बाद पैसा दूंगा तब मैं आपको 110 रुपये पे करूंगा। इसका एक ही फॉर्मूला है जो हमेशा और हर जगह काम आएगा। क्या? SI इक्वल्स टू, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P यानी कि मूलधन, R यानी कि दर, ये जो 10% की दर से हमने लिया है वो, और T यानी कि टाइम, ये जो हमने लिया है 1 ईयर, यही क्या है? टाइम है। PRT अपान 100। इससे आप किसकी गणना करोगे? याद रखना ये अमाउंट नहीं बल्कि SI का फॉर्मूला है। ब्याज कितना मिला उसकी गणना के लिए है। अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, उसकी अगर बात करें तो आप मूलधन में ब्याज को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको कितना पैसा देना है। जैसे कि अगर इस सवाल में, जो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि 100 रुपये में लेता हूँ, तो मुझे इस पे SI कैलकुलेट करनी है इस वाले सवाल में, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना, हमने कितने रुपए प्रिंसिपल पे रखे? 100 रुपये। रेट कितनी है? 10%। टाइम कितना है? 1 ईयर, ठीक है। अपान कितना करना है? 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट। SI कितनी हुई? 10। देखो बार बार कह रहा हूँ ये SI है, ये मिश्र धन नहीं है। SI कितनी मिली हमें? SI मिली 10, ठीक है। हमसे पूछे अब हमें कितना पे करना होगा, तो प्रिंसिपल प्लस SI, P प्लस SI ही अमाउंट होगा। प्रिंसिपल हमने 100 रुपये लिया था, 10 रुपये हमने ब्याज देना है और 110 रुपये इस तरह मैं 1 वर्ष के अंत में चुकाऊंगा। अगर ये 2 साल की बात होती तो 10 दूना 20 हो जाता, 3 साल में 30 रुपये हो जाता। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में यही अंतर है। जैसे कि ये 10% तो हर साल 10 रुपये ही बढ़ेंगे, 10, 20, 30, 40 ऐसे है। लेकिन चक्रवृद्धि में पहले साल 10 होगा, दूसरे साल 11 होगा। ये चक्रवृद्धि का कॉन्सेप्ट है। जब चक्रवृद्धि को पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहाँ बताऊंगा। तो ये एक सवाल जो बहुत अच्छा सा सवाल था, मतलब ये कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा साधारण ब्याज में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो टाइमली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँगा।
अब सवालों की चर्चा करते हैं। मैंने कहा है कि पहले आसान से सवाल आएंगे, फिर उनके बाद धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये क्लास सबके लिए है, तो मैं डायरेक्टली ही कठिन सवाल नहीं करा सकता। और ऐसा नहीं कि परीक्षा में सिर्फ कठिन सवाल आएंगे, परीक्षा में आसान सवाल भी आएंगे जिसमें आप छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स कर सकते हो। और आपको मालूम है कि एक माइनर मिस्टेक करने की कितनी कीमत आपको अदा करनी होगी। सवाल में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 1600 की धनराशि यानी कि पी कितना है, 1600 है। 2 वर्ष 3 महीने यानी कि टाइम कितना है, 2 ईयर एंड 3 मंथ्स। ठीक है। साधारण ब्याज हमको दे रखा है, एसआई दे रखा है हमें 252 रुपये। हमसे ब्याज की दर पूछता है। बहुत सिंपल सी बात है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। उसमें हमको एसआई दे रखा है कितना, एसआई उसने दे रखा है 252। एसआई की जगह हम 252 रख देंगे। पी उसने भी दे रखा है, 1600 दे रखा है, 1600। आर दे रखा है उसने, आर ही तो फाइंड आउट करना है ना। टाइम दे रखा 2 साल 3 में। देखो इसको हम चेंज कर लेते हैं। 2 साल 3 महीने का मतलब हुआ कि 3/12 वर्ष, यानी कि 1/4, यानी कि कुल मिला के 2 सही 1/4 वर्ष हुआ, यानी कि 4 दूना 8 और 1 9, 9/4 वर्ष इसको हम बोल सकते हैं। तो टाइम में क्या लिखेंगे, 9/4, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100। देखो ये सिंपल सी बात है। ये सब बात ये आपको करनी होगी। मिस्र में लिखा हुआ है तो आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब देखो ये 252 इक्वल्स टू, इसको छोड़ दो, 1600 गुणे आर गुणे 9, और ये 4 नीचे चला आएगा, 4 और गुणे 100। अब देखो यहाँ पे हम कुछ कैंसिल आउट होगा तो कर लेंगे। क्या होगा कैंसिल आउट, यहाँ 0 0 0 0, 4 से ये 4 बार, 252 अपान 9 चौका ये कितना हुआ, देखो यहाँ पे 9 चौका 36, और ये नीचे आ जाएगा 252 अपान 36 कितना हो गया, आर। अब आर इसको सॉल्व करोगे तो 9 से कैंसिल आउट करोगे, 9 दूना 18, 9 चौक 36, 9 दूना 18 और 7 72, 9 8 72, 4 7 28, 7% आपकी ब्याज दर आ गई। ये सिंपल सा सवाल था। अब ये परीक्षा में आएगा तो क्या इतना समय लगाओगे, नहीं, इससे कम समय लगाओगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस है तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताता चल रहा हूँ। बाकी इतना समय आपको परीक्षा में नहीं लगाना है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो चीज़ नहीं समझ आ रही होगी उसको रिकैप करके देख लेना, क्योंकि मैं अगर बार बार बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, सॉल्यूशन देखो इसका। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर और समय समान हो तो ब्याज दर बताओ। अब देखो ये फ्रैक्शन के सवाल है, 4/9 उसने लिख रखा है। इससे हम क्या समझेंगे, वो कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो P का 4/9 है, मूलधन का 4/9 है। तो इस तरह के सवालों में आप कुछ मत समझो, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना ध्यान से देखो। इस तरह के सवालों में हम करेंगे क्या, हम कहेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो हर है, ये हर दिख रहा है आपको, ये हर है ना, और ये अंश है। ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर। ये जो हर है ये मूलधन है हमारा, ये क्या है हमारा, मूलधन है। अंश क्या है हमारा, ये ब्याज है हमारा, ये हमारा ब्याज है। मूलधन कितना है, 9 यूनिट। ब्याज कितना है, 4 यूनिट। अब देखो ब्याज की वार्षिक दर और समय भी समान है, यानी कि जो ब्याज है, ब्याज दर है, वही समय है। यानी कि हम आर की जगह टी और टी की जगह आर रख सकते हैं। हमें पता करना है आर, तो मैं टी की जगह आर रखूँगा। फॉर्मूला देखो, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता नहीं होता। एस आई कितनी है, 4 यूनिट दे रखा ना, ये 4 यूनिट है ये वाला। मूलधन कितना है, 9। आर मुझे पता करनी है, टी की जगह और क्या रख सकता हूँ, आर अपान 100। ये हमने टी की जगह आर क्यों रखा, क्योंकि ब्याज दर और समय दोनों समान है। क्योंकि ब्याज दर और समय दोनों समान है तो हम आर की जगह टी को रख सकते हैं। तो 4 इक्वल्स टू 100 इंटू 4 कर लो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये अपान 9 इंटू आर स्क्वायर।
कि 100/4/9 इंटू आर स्क्वायर, और आर फाइंड आउट करने के लिए जिसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा 100/4/9। आपको मालूम है कि 100 का 10 होता है, 4 का 2 होता है और इसका 3 होता है, यानी कि ये 20/3 6:2/3। आर जो आ गई कितनी आ गई, 6 सही 2/3%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। सिंपल सा सवाल है, इसमें थोड़ा बहुत आपको डाउट होगा इस बात को लेकर कि 4 और 9 में हमने कैसे कंपैरिजन करा है, तो इसको ऐसे समझ लो कि जो हर होगा वो मूलधन होगा और जो अंश होगा वो हमारा ब्याज होगा। 9 यूनिट पे हमें 4 यूनिट का ब्याज मिला था, ब्याज की जगह हमने 4 रख दिया और मूलधन की जगह 9 रख दिया। देखिए 100 दिन जैसे ही पता चला कि पेपर 15 दिसंबर से है, आपने बहुत सारी जगह पेड कोर्स से बैचेज लेने की शुरुआत कर दी और अपना पैसा गंवा रहे हैं, जो कि एक गलत निर्णय है। मुझे लगता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। 100 दिनों में आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और छोटे छोटे और फ्री वीडियो से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आप भी जानते हैं कि 100 दिनों में कोई टीचर आपको इस काबिल नहीं बना सकता जिस काबिल आप स्वाध्ययन से बन सकते हैं, सेल्फ स्टडी से बन सकते हैं। तो माय रिक्वेस्ट कि पेड कोर्सेज मत लीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने भरोसे के साथ ही पेपर में बैठिए। देखो ये तीसरा सवाल है आज के दिन का, जिसमें कह रहा है कि 1550 की धनराशि है, उसका कुछ भाग 5% और कुछ भाग 8% के साधारण ब्याज से दिया जाता है। 3 साल बाद उसे कुल मिला के 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। देखो इसमें कहता है कि 1550 रुपये में, इसके दो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। इसमें से कुछ रुपए समझो यक्स रुपये वो 5% पे देता है और वाई रुपये वो 8% ब्याज पे दे देता है। इसी का एक भाग है, यक्स भी इसी का भाग है, वाई भी इसी का भाग है। कुल मिला के उसको इन दोनों तरीकों से 300 रुपये मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि दी गई राशि का अनुपात क्या है। देखो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ये सब भूल जाओ। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि जो हमें 300 रुपये लास्ट में मिल रहे हैं, ये कंप्लीट एसआई कितनी है। यानी कि अगर एसआई कितनी है 300, प्रिंसिपल कितना था 1550, टाइम कितना है, रेट कितनी है मुझे पता करनी है, टाइम कितना है 3 साल, तो ये कैंसिल आउट, ये अपन 100 3 से कैंसिल आउट करोगे ये 100, 0 से 0, 100 और गुणे 10 हो जाएगा ये ऐसे ऐसे ना 1000/155, ये हो जाएगा रेट। अब देखो ये एक एक स्टेप में कम करता है, ऐसा नहीं कि मैं एक एक स्टेप आपको बुक की तरह लिखते जा रहा हूँ। 100 गुणे 10 करोगे ये वाला तो ये 1000 आएगा, 1000 इक्वल्स टू 155 इंटू आर करोगे, फिर वही 155 नीचे लेके आओगे इस चीज़ में, वही चीज़ तो यहाँ भी है। तो सेम चीज़ है, मैं टाइम वेस्ट इस पर नहीं करता हूँ। 5 से कैंसिल आउट करोगे 200 और इसको 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 1 31। अब समझो कि अगर हमें कोई बात नहीं कही गई होती कि 5% पे दिया जा रहा कि 8% पे दिया जा रहा, ये नहीं बात कही होती, ये कहा जाता कि 300 रुपये ब्याज मिलते हैं। तो अगर 300 रुपये ब्याज मिलते तो 1550 पे रेट कितनी हो जाती, आप कहते 200/31% रेट है। अब देखो आपको अगर एलिगेशन आता है तो अब इसको कैसे लगाएंगे। कंपोजिट जो रेट है वो 200/31% है। ठीक है, एक रेट आपके पास 5% है, एक रेट आपके पास 8% है। आपसे यही अनुपात तो पूछा है कि किस अनुपात में वो धनराशि दी गई। अब इस तरह के सवाल में अगर ये नॉर्मल होता तो आप लगा लेते, लेकिन अब यहाँ पे अपान में 31 है, तो जो अपान में है उसको क्या करो, इससे गुणा कर दो, इसको भी 31 से गुणा कर दो और इसको भी 31 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कम 5 और 5 3 15, 155 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 1 8 और 8 3 24, 248। अब आपको आसान हो गया, आप अब इसको भी भूल जाओ, किसको, इस 31 को भी भूल जाओ। ठीक है, अब आपके पास इतना ही है समझो। ठीक है, तो जो बड़ा है उसमें से घटा दो, 200 में से 155 घटाओगे तो 45 आएगा और 248 में से 200 घटाओगे तो 48 आएगा। 48 और 45 का अनुपात होगा 48/45। 3 से कैंसिल आउट करोगे 16/15, यानी कि अनुपात कितना होगा धनराशियों का, 16/15 अनुपात होगा। ये एलिगेशन मेथड है। ये कौन सा मेथड है,
एलिगेशन मेथड है। बेसिक मेथड से इसको लगा सकते हो, बट टाइम टेकिंग है, तो टाइम आपको बचाना है, नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। हमने क्या किया है, हमने कंपोजिट रेट पता की कि 300 रुपये पे कंपोजिट रेट कितनी लग रही, फिर हमने देखा कि 5% और 8% दो अलग अलग राशियां हैं, तो एलिगेशन लगता ही तब है जब 5% और 8% के बीच में कोई धन राशि हो, जैसे हमें कंपोजिट कोई बात पता हो, तब हम एलिगेशन को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज से और उसी के बराबर धनराशि को 10% की साधारण ब्याज से, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। मोहन समझो कि उसके पास कितनी धनराशि थी, समझो कि उसके पास पी मूलधन था, ठीक है। पहली कंडीशन में 9% के रेट से 2 साल के लिए देता है बटा 100, प्लस उसी धनराशि को पी को ही 10% के रेट से उतने ही समय के लिए देता है, और कुल मिला के उसको 760 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, P/100 इसमें से कॉमन ले सकते हो, P/100 इसमें से कॉमन ले सकते हो, और 2 भी कॉमन ले सकते हो। अंदर क्या बचेगा, 9 और प्लस 10। जिसको ना समझ में आ रहा हो, देखो एक बात समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपको समझने ही है, प्रैक्टिस बैच है। बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। 9% ये सब कुछ तो गिवन है, वो कह रहा है कि दोनों ही बार प्रिंसिपल बराबर हैं, तो हमने इक्वल प्रिंसिपल ले लिए, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो क्वेश्चन में बोला है। 9% 2 साल, 10% 2 साल, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको आगे सॉल्व करोगे, P इंटू 2/100 तो लिखा ही रहने दो, और अंदर हो जाएगा इंटू 19% इक्वल्स टू 760। ये 19 से काटोगे तो ये 40 बार जाएगा, और इसको 2 से काटोगे तो ये 50। तो P इक्वल्स टू 50 गुणे 40, यानी कि प्रिंसिपल कितना था, 2000। कुल मूलधन पूछता तो सवाल अलग हो जाता, केवल प्रिंसिपल पूछा, ठीक है, क्योंकि पहली बार भी उसने 2000 लगाए, दूसरी बार भी 2000 लगाए। कुल मूलधन कितना है, 4000, लेकिन मूलधन की बात करें P कितना है, तो 2000 है। ये तो बहुत सिंपल है सवाल। अगला सवाल देखो, आप सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, कि SI इक्वल्स टू PRT/100, ये चीज़ हमेशा लगेगी। पहले कहता है कि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का मतलब समझ लो क्या, 15 महीने में 12 महीने होते हैं और 1 साल और 3 महीने होते हैं, यानी कि इसको 15/12 कर दें तो ये वर्ष हो जाएगा, 15/12 वर्ष, यानी कि 3 से कैंसिल आउट करोगे तो 5/4 वर्ष। इन सब चीज़ों को आपको बदलना होगा अपनी सुविधा के लिए। दूसरे में कह रहा कि 8 महीने, 8 महीने का मतलब क्या हो गया, 8/12 वर्ष, नहीं 8/12 वर्ष, तो इसको 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 2/3 वर्ष। जहाँ पर टाइम है वहाँ पे 2/3 आपको रखना होगा। जब वो 7.5% पे देता है 15 महीनों के लिए, और जब वो देता है 12.5% पर 8 महीनों के लिए, तो पहली वाली धनराशि दूसरे वाली से 32.5 रुपये ज़्यादा है, यानी कि प्रिंसिपल कुछ था, प्रिंसिपल ही पता करना है। 7.5% की रेट से 5/4 वर्षों के लिए कोई धनराशि दी जाती है, अपॉन 100 इतना ब्याज मिलता है। ये ज़्यादा है किससे, प्रिंसिपल मिलता है 2/3 वर्षों के लिए, और 12.5% रेट पर इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहेंगे 32.50। यही आपको सॉल्व करना है, 32.50 आपको सॉल्व करना है। अब आप स्मार्ट तरीके से कैसे करोगे, स्मार्ट तरीके से ऐसे करोगे कि P/100 आप कॉमन ले लो, क्योंकि ये दोनों में है। अंदर जो बचेगा वो 7.5 इंटू 5/4 एक बचेगा, और माइनस 2/3 इंटू 12.5 एक बचेगा, और इसका वैल्यू 32.50 होगा। P/100 आप सॉल्व करोगे आगे, इसका LCM होगा 12, तो 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, और 15 गुणे 7.5। कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, मैं थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 और 12.5 से गुणा होगा, और इसकी वैल्यू 32.50, ठीक है।
देखो P/100, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 और ये 15 सत्ते 105 और 7 112.5 माइनस ये 100 आएगा अपान 12 और इक्वल टू 32.50। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, आपको कर लेनी चाहिए थी। आगे देखो P/100 ये बचेगा 12.5 और अपान 12 इक्वल्स टू 32.50। अब कुछ कैंसिल आउट कर लोगे तो सही है, वरना P इक्वल्स टू 100 गुणे 12 गुणे 32.50 और अपान 12.5। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे। कुछ चीज़ें मुझे मिटानी पड़ेंगी ना इधर से। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख चुके होंगे। देखो कैलकुलेशन तो आपको फास्ट करनी ही होगी, क्योंकि कैलकुलेशन के सवाल तो आने ही आने हैं। सिंप्लीफिकेशन में भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे। कितना बचा है P इक्वल्स टू 100 गुणे 12 गुणे 32.50 अपान 12.5। 100 और इसको गुणा करोगे तो ये 3250 हो जाएगा और गुणे 12 अपान 12.5। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 5 दूना 10 और 5 पच्चम 25। इसको 5 से 5 छंग 30 और 5 पच्चम 25 650 और फिर से ये 0.5 आएगा और ये 130 आएगा। फिर से ये 5 और 5 दूना 10 5 छंग 30, 1 0 बढ़ा दोगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव था। 260 और गुणे 12 12 शून्य शून्य 12 छंग 72 7 12 दूनी 24 7 31 3120 रुपये आ रहा है। देखो क्या ऑप्शन में था, क्या कुछ ये था ऑप्शन में 3120 रुपये। सवाल सिंपल ही था, बट इसकी कैलकुलेशन क्या थी, थोड़ी सी बड़ी थी कैलकुलेशन, तो आपको करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी 5,000 रुपये, बहुत सिंपल सा सवाल है, 2 वर्ष के लिए 4%, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे परसेंट होना चाहिए। 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, इसमें भी परसेंट होना चाहिए। ठीक है, 4% की दर से उधार लेता है। ठीक है, एक 4% की दर से ये उधार लेता है, पैसा लेके जमा कर लेता है, इसमें जमा कर लेता है, फिर एक दूसरे आदमी को 6.25% पे दे देता है। फिर जब ये आदमी ब्याज देता है तो अपने पास रखता है, अपने पास से इसको 4% की ब्याज दे देता है। बताओ फायदा कितना हुआ। 4 में लिया था, 6.25 में दिया, ये लौटाएगा तो इसको ये पैसा लौटा तो देगा, लेकिन पूरा नहीं बल्कि 4% ही। फायदा कितने का हुआ, 2.25% का। कितने का, 2.25% का। क्यों हुआ, क्योंकि 4 में लिया और 6.25 में दिया, जब लौटाएगा तो इसमें से 4% तो दे ही देगा उसे, और बाकी का जो 2.25% है उसको वो अपने पास रख लेगा। उसका कुल लाभ बताना है, तो 5,000 का 2.25% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए SI कितना होगा। आप कहेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, और ये हो जाएगा 4.50 इक्वल्स टू 50। तो 50 का 200, 50 पंचे 225, 225 रुपये इसका फ़ायदा होगा। ये कैलकुलेशन आप करोगे, 50 का 200 और 50 पंचे 250, यानी कि 25 रुपये। 200 और 25 225 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तीन धनराशि को 6%, 10%, 12% के लिए क्रमशः 10%, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है। मतलब एक चीज 6 साल के लिए, एक 10 साल के लिए और एक 12 साल के लिए, और ये 10% पर, ये 12% पर और ये 15% पर।
तो प्रिंसिपल कुछ भी रहा हो मुझे क्या मतलब है। 6 साल के लिए 10% के हिसाब से 60%, 10 साल के लिए 12% के हिसाब से 120%, और ये 180% उसको मिला। ब्याज है, ये क्या है, ये क्या है, ये ब्याज है। लेकिन कहता है कि हर स्थिति में यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हो, 6 को भी कैंसिल आउट कर सकते हो, 1 2 3। अभी जो इसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि ब्याज 1 2 3 के अनुपात में है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। सवाल के हिसाब से आप यहाँ पढ़ोगे, यहाँ पे समान ब्याज प्राप्त होता है ना। समान ब्याज का मतलब ये तीनों ही बराबर है। इसको तीनों को बराबर करने के लिए 6 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा, कि डिवाइड करना होगा, तीनों को बराबर करना है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम हो गया 6। कहाँ चला गया मेरा पॉइंटर। इसका 3 और 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 6, यानी कि इसको मैं 6 से गुणा कर दूँ 6 हो गया। इसको मैं कितने से गुणा कर दूँ, 3 से गुणा कर दूँ, 2 तिहाई 6 हो गया। और इसको कितने से गुणा कर दूँ, 2 से गुणा कर दूँ। 6 3 2 से गुणा करने पे देखो ये 6 कम 6, 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। तो धनराशियों का अनुपात कितना होगा, 6 3 2। इसका एक और भी तरीका होता है, जब धनराशियों पे समान ब्याज मिलता है तो 1/R1 T1 में, और 1/R2 T2, और अनुपात 1/R3 T3 पर भी लगता है। वो थोड़ा लेकिन कन्वेंशनल मेथड हो जाता है, उसमें आपको जाना नहीं। इसमें आपने क्या समझा कि ब्याज जो मिलता है उसको समान ब्याज मिलता है। ये 1 नहीं, ये 2 नहीं, ये 3 नहीं, बल्कि सारे के सारे बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ब्याज समान मिलता है। उसके लिए हमने इसको 6 से, इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 कम 6, 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। अब ब्याज बराबर हो गया, यानी कि मूलधन किस अनुपात में था, 6 3 2 के अनुपात में। पहला आंसर। ये बहुत स्मार्ट मेथड है। बाकी इस तरीके से आप लगाओगे 1/R1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3 से भी सवाल आ जाएगा। इस तरह के सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। अपनी मूल राशि का 16/25 है। 16/25 का मतलब हो गया कि ये मूलधन है, ये क्या है, मूलधन है, ये क्या है, ब्याज है। यही तो आपको बताया था। ब्याज की जगह 16 रखोगे, मूलधन की जगह 25 रखोगे। ब्याज की दर और समय समान है, यानी कि आर और टी सेम है। आर पता करना है तो आर आर रख दो और अपान 100, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 16 गुणे 100 अपान 25। आर फाइंड आउट करने के लिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, यानी कि 4 गुणे 10 अपान 5, 5 से 2 काटोगे और ये 8% रेट आ जाएगी। इस तरह के मैं एक सवाल पहले भी बता चुका हूँ। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये, ठीक है। इसको ध्यान से लगाना, और मैं इसको बहुत स्मार्ट मेथड से बताऊंगा। मैं बहुत डिटेल में इसको नहीं बताऊंगा। डिटेल का मतलब है कि बहुत कन्वेंशनल मेथड आपको नहीं बताऊंगा। कहता कि एक धनराशि का 1/8 भाग 5% 5% और 2 वर्ष के लिए देता है। उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% और 2 वर्ष के लिए देता है। जो बचता है शेष को 10% और 2 वर्ष के लिए देता है। ये चीज़ तो आपने देख ली। अब मैं क्या बता रहा हूँ उसको सीखो। देखो, मैं स्मार्ट मेथड मेरा ये है कि एक भाग 1/8 है, दूसरा भाग 3/5 है, और कुल कितना भाग था, कुल 1 भाग रहा होगा, उसमें से इतना कम हो गया। तो 1 माइनस ये कितना हो गया, 8 पंचे 40 और 8 पंचे 5 और ये 5 8 40 और 24। 1 माइनस 29/40 यानी कि 11/40। अब जब इतना आ जाए तो ध्यान से समझो कि इसके बाद भी करना क्या है, 11/40 नहीं लेना। अब ऐसे समझो कि कुल 40 यूनिट, 40 यूनिट क्या था, मूलधन था। 40 यूनिट मूलधन था। उसका 1/8 भाग, 1/8 का मतलब 5 यूनिट, और 3/5 का मतलब 24 यूनिट, बाकी बचा 11 यूनिट। अब आपके पास 3 चीज़ें हो गई हैं। ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह उतनी नहीं है,
और आप इसको लिखते और समझते चल रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में समझ लीजिएगा। हमारे पास एक नई चीज़ आई क्या कि 40 यूनिट मूलधन था, 40 यूनिट मूलधन था जिसके 3 भाग किए गए थे। एक भाग 5 था, एक भाग 24 है, दूसरा भाग 11 है। कुल मिला के 1674 रुपये ब्याज मिलते हैं इन तीनों से। तो ध्यान से समझो, 5 यूनिट गुणे 5% 2 साल अपान 100 प्लस 24 यूनिट 6% 2 साल अपान 100 प्लस यूनिट में बात कर रहा हूँ 11 यूनिट 10% 2 साल अपान 100। कितना पैसा मिला? 1674। सब में 100 कॉमन है। 5 पच्चीस 25 दूना 50, 24 गुणे 12, ये 24 गुणे 12 हो जाएगा ना, तो 12 चौका 48 और 12 दूनी 24 और 4 28, 288 प्लस 11 था हमें 110 दूनी 220 अपान कितना 100। याद रखना ये सब यूनिट में चल रहा है, यूनिट में, कोई रियल वैल्यू नहीं अभी। 1674, ठीक है, 1674। 50 और 220 277, 277 को 288 में जोड़ोगे, 270 को 288 में जोड़ोगे अपान 100 इक्वल्स टू 1674। ये कितना हो जाएगा? ये 8 8 7 15, 2 2 4 1 5, 558 यूनिट। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1674 इंटू 100। अब आप देखोगे ये कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 3 बार जाएगा। आप देख लीजिएगा ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 3 गुणे 100 यानी कि 300। हमारा मूलधन कितना था? मूलधन हमने 40 यूनिट शुरू में लिया था, तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 गुणे 300 यानी कि 12,000 रुपये। ये अच्छा सवाल था और ये स्मार्ट मेथड है, सबसे स्मार्ट मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखो। इसमें कहता है कि 7 वर्ष 8 महीनों में, पहली बात तो इसको चेंज कर लो, क्या 7 वर्ष है और 8 महीने हैं, तो 7 वर्ष और 8 महीने 8/12, 2 3, 7 से ही 2/3, 7 रह 21, तो 23/3 वर्ष। ये सब आपको आना चाहिए, बेसिक सी बातें आपको आनी चाहिए और सीखना चाहिए। अगर आपको ये भी अभी नहीं आ रहा तो आपको एक लंबा टाइम अभी लगेगा प्रिपरेशन में। एक निश्चित ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी कि जितना पी था ब्याज भी उतना ही मिल गया, यानी कि 2p हो गई। पहले कितनी थी? पहले आप कहेंगे कितनी थी? पहले थी p, अब कितनी हो गई? 2p, यानी कि ब्याज कितना मिला? आप कहेंगे ब्याज मिला p कितने पे? p पर ही, जितना मूलधन था उतने पर ही। रेट कितनी है वो तो पता करनी है। टाइम कितनी है? 23/3 और अपान कितना हो जाएगा? 100। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। r जो हो जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 और इंटू 3 और अपान 23, 300 अपान 23, तो r आ जाएगा 23 एकम 23, 7 70, 23 तिया 69, 13 सही 1/23% क्या आ जाएगा? r। 13 सही 1/23% क्या आ जाएगा? r। समझ आ रहा? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, 10 के करीब सवाल थे, जिसमें पहले तो मैंने आपको बेसिक्स बताई, बेसिक्स के बाद मैंने आपको प्रैक्टिस बताई और संभावित प्रश्न बताए। मैंने पहले ही कहा कि पहले मैं आसान सवाल बताऊंगा, फिर मैंने आपको एक कठिन सवाल भी दिया, सुदीप वाला ये सवाल, जिसमें मैंने इस बहुत ही स्मार्ट मेथड बताया आपको। ये सारे सिंपल सवाल थे। इसमें भी मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया कि जल्दी से जल्दी कर लो। ब्याज बराबर है तो ब्याज को बराबर करने के लिए एक इक्वल टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इसमें क्या था कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट और स्मार्ट अप्रोच मैंने आपको बताया कि वो जितना लेगा
उतना ही उसे वापस करना है, बाकी जो बचेगा उसका प्रॉफिट है। तो ये सारे सवाल थे जो मैंने आपको आज बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताया। ये सीरीज चलती रहेगी। फिर से कह रहा हूँ कि कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी सब वेस्ट करोगे। 100 दिनों में आप जो खुद से पढ़ के कर सकते हो, वो किसी टीचर से पढ़कर आप नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर्स पहले मोटिवेट करते हैं, फिर आपको बैच खरीदने के लिए भी मोटिवेट कर देते हैं। थैंक यू।